आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है नेस्को के महाराष्ट्र सिकल सेल सप्ताह में। आज का ये हमारा तीसरा दिन है और आज हमारे गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर अतीश नारायण राव बकाने सर जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते। मैं सर का सबको परिचय नमस्ते। कर देता हूँ। सर सीनियर कंसल्टेंट है पेडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड सेल्यूलर थेरेपीज। सर डायरेक्टर है रे ऑफ होप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पीएचओ एंड बीएमटी, नागपुर महाराष्ट्र। तो सर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आज आपसे जानना चाहेंगे सर। सर जब आप बताएंगे अपना प्रेजेंटेशन, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। तो सर का प्रेजेंटेशन कृपया ध्यान से सुनिए। सर प्लीज, फोरम अब आपका है। थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी लोगों को नमस्ते। मैं यानी और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नेस्को का, डॉक्टर गौतम जी का, जिन्होंने मुझे ये टॉक के लिए उचित समझा और मुझे मौका दिया इस फोरम पे बात करने का। सबसे पहले मैं 1 मिनट लूंगा कि सिकल सेल के बारे में आपको सभी लोगों को पता है, क्योंकि और मुझे भी है ना, हम ऐसे मैं खुद भी ऐसे जगह से हूँ जहाँ पे सिकल सेल मैंने बचपन से देखा है। मेरे बाजू के फैमिली में, आजू के फैमिली में किसी को सिकल सेल ट्रेट है तो डिसीज है, सबको सब तरह के सिकल सेल डिसीज में होने वाले प्रॉब्लम देखे हैं। तो बचपन से ही मैं ऐसे जगह बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे सिकल अपने आजू बाजू देखा। इसके बारे में मुझे काफी पहले से ही बड़ी दिलचस्पी रही है कि ये बीमारी में क्यों हम परमानेंट क्योर नहीं कर सकते, क्यों इतनी तकलीफ को तकलीफ में हमको ये बच्चों को देखना पड़ता है। खास करके मैं फिर जब एमबीबीएस करने गया 1999 में, तो मुझे वही जेएमसी नागपुर में उसका और रौद्र रूप दिखा कि कितने सारे पेशेंट हमारे पास एडमिट होते थे और सिकल सेल डिसीज से ग्रसित जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, वेनो ऑक्लूसिव क्राइसिस, कितने सारे क्राइसिस जो सबको आपको पता है क्या क्या होता है। तो मुझे हमेशा सिकल सेल डिसीज के बारे में बहुत ही दिलचस्पी रही कि इनको कैसे हम, और मैंने उसी तरीके से मेरा करियर आगे बढ़ाया, हिमेटोलॉजी में गया, पर्टिकुलरली सिकल सेल डिसीज में ही मैंने सबसे ज्यादा काम किया और सिकल सेल पर्टिकुलरली परमानेंट क्योर पे बहुत काम किया। तो ये दिलचस्पी होने के कारण मुझे सिकल सेल डिसीज में, और दिलचस्पी होने का कारण है बचपन से ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जिनके फैमिलीज में मैंने खुद के रिलेटिव्स में देखा है कि ये इतने सारे प्रॉब्लम सिकल सेल में होते हैं। ठीक है, ये मेरा मेन कारण है सिकल सेल डिसीज के परमानेंट क्योर की तरफ झुकाव के लिए। फिर अब बात करते हैं सिकल सेल डिसीज की। बेसिक तो आप इतने सप्ताह में जानते ही हैं, गौतम जी बार बार इतना अच्छा काम करते हैं, हर गांव में जाके, तालुक में जाके, हर फोरम पे सिकल सेल डिसीज का अवेयरनेस करते हैं। अवेयरनेस बहुत जरूरी है क्योंकि अभी भी हमें पता है इतने सालों के बावजूद अभी भी ये प्रॉब्लम है। अभी भी इंसिडेंस प्रिवेलेंस में कोई बहुत तफावत नहीं आई। सालों से कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, जितने एनजीओज काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है ना। तो प्रॉब्लम हमें, मुझे लगता है कि ये हम लोगों के तरफ से है कि भाई अभी भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो उचित नॉलेज दिया गया है उससे। अभी भी उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उससे हम नहीं समझ पा रहे कितना सीरियसली लेना चाहिए। बहुत फैमिलीज मेरे पास आती है जिसमें मैं देखता हूँ कि उनको तब तक समझ नहीं आता है सीरियस नहीं, जब तक कोई बड़ा एपिसोड, विनोक्लूसिव क्राइसिस नहीं हो जाता या किसी को स्ट्रोक नहीं हो जाता। अनफॉर्चुनेट बात है, और जिनको हम समझाना चाहते हैं वो समझ नहीं पाते। तो ये बड़ा कारण है अभी भी हम इसके सिकल सेल डिसीज के ऊपर बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बट यस, मैं हमेशा मतलब ये खास करके नागपुर में जो इतना जबरदस्त एनजीओज है जो सिकल के बारे में इतने लोगों में अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं, मैं हमेशा उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अवेयरनेस, प्रिवेंशन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बट यस, जो लोगों को बहुत सीवियर सिकल सेल डिसीज है या फिर सिकल बीटा थायलाइड जिनमें
हाइड्रोक्सीरिया के बावजूद या और कुछ एडिशनल सपोर्टिव केयर के बावजूद तकलीफ है, उनमें परमानेंट क्योर का पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हमें कुछ परसेंटेज में, ऐसा नहीं कि सब में लगता है, बहुत कम लोगों में परमानेंट क्योर की जरूरत पड़ती है, बट वो अवेलेबल है, सक्सेसफुल है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसलिए हम आज ऐसी चीज के बात करेंगे जो हम परमानेंट क्योर सिकल सेल डिसीज में कैसे कर सकते हैं। तो फिर से मैं एक धन्यवाद देके शुरू करना चाहूंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद तो सर आपका। प्लीज। सबसे पहले दिखना है कि क्यों है ना। हमेशा कोई भी चीज का क्यों से शुरू होता है कि भाई ट्रांसप्लांट करना है या फिर परमानेंट जीन थेरेपी पे जाना है तो क्यों करनी चाहिए, क्या हिस्ट्री है ना। हमेशा हमने देखा है कि हम लोग सीखते कैसे, हमारी हिस्ट्री से जो गलतियां हुई पहले या फिर जो चीजें देखी गई है उससे उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। मैं पहले ही माफी मांगना चाहूंगा, थोड़ा हिंदी मेरा जरा वीक है बात करने में, तो थोड़ा इधर उधर होगा, कुछ इंग्लिश या कुछ मराठी उसमें मिक्स होगा। ओके। सो पहले कैसे डिस्कस किया गया कि क्यों ट्रांसप्लांट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे कैसे सिकल सेल डिसीज में इंडिकेशंस, मतलब किस चीज में सिकल में ट्रांसप्लांट करना है वो बढ़ते गए। फिर कैसे, जैसे मैच सिबलिंग ट्रांसप्लांट होता है, मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है, उसके बाद कैसे मड ट्रांसप्लांट में, हैप्लोइडेंटिकल ट्रांसप्लांट में, फिर उसके बाद और इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे जीन थेरेपी आई, कहाँ तक अभी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो सबसे बड़ी चीज है ना, हमेशा सोचना हमें ये है कि क्वेश्चंस टू पॉन्डर अभी भी यही है कि what happens to many sickle cell disease patients after they are no longer in follow up of pediatrician। हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिस में पीडियाट्रिशियंस बताते हैं कि हमारे पास इतने सिकल सेल डिसीज है, उतने सिकल सेल डिसीज, बट जैसे ही वो एडल्ट आवाज, हाँ, तो ऐसे में हमें देखना है पीडियाट्रिशियन और एडल्ट में बहुत डिफरेंस है। पीडियाट्रिशियंस बोलते हैं हमारे में बहुत ये है, और जैसे ही एडल्ट को पूछो आप, तो एडल्ट फॉलोअप में कम पेशेंट्स रहते हैं। इसका कारण क्या है, कहाँ जाते हैं वो लोग, कितने लोग ऐसे हैं सिकल सेल डिसीज में जो पर्टिकुलरली एक 18-20 साल के बाद तकलीफ उनमें सडनली बढ़ जाती है। उनके कारण कई हैं, जैसे हाइड्रोक्सीरा इनएडिक्वेट डोजेस लेते रहते हैं, या फिर बहुत सारे कारण हैं, ऑर्गन फंक्शंस, क्योंकि धीरे धीरे सिकल सेल डिसीज में बहुत लोगों में लीवर हो गया, बाकी और जो ऑर्गन है उनमें धीरे धीरे माइक्रोवास्कुलर डैमेज, और वो कभी ना कभी प्रेजेंट करते हैं, और अगर प्रॉपर सपोर्टिव केयर नहीं रही तो उनको बचाना डिफिकल्ट हो जाता है। डॉक्टर यम्बी ये जो सेंटेंस मैंने बोला है, डॉक्टर यम्बी अग्रवाल साहब है, आप सब लोग जानते होंगे, ये बहुत बड़े हिमेटोलॉजिस्ट है, हमारे गुरु है, हमारे टीचर है, कि वो बोलते हैं कि हमारे फॉलो अप में सिकल सेल डिसीज नहीं तो मेरे पास इतने आते हैं 20 साल के पहले, बट 18-20 साल के बाद ले हार्डली मैं उनको फिंगर्स पे काउंट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि ऐसे जो एज के जो पेशेंट्स है जिनमें तकलीफ बहुत ज्यादा है, जो नहीं निकाल पाते 20 साल के बाद, वो पेशेंट्स को सीवियर सिकलिंग होना चाहिए, और वो हम उनको अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं देख पाते। तो हमें वो गैप ढूंढनी है। दूसरी चीज है कि जो भी 18 से 20 साल के ऊपर रह रहे हैं अच्छे से, कितने लोग हैं उनको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ रह रहे हैं। आज का जमाना ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीना है, सिकल सेल डिसीज हो, थैलेसीमिया हो, आज का जमाना है कि कोई भी व्यक्ति हो वो नॉर्मल व्यक्ति जैसा जीना चाहिए। सिकल सेल डिसीज है या थैलेसीमिया है, इनको नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीने का पूरा हक है, और वो वैसे ही जीना चाहिए। ये दो चीजें हैं जिसके बेसिस पे परमानेंट क्योर सिकल सेल डिसीज में हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए, इसीलिए इसके बारे में सोचा जाता है। तो तो 1988 में पहले सक्सेसफुल सिकल सेल डिसीज ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है, वो एक बच्ची थी जिसमें अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर था। एक्चुअली सिकल सेल डिसीज में नॉर्मल व्यक्ति जैसे कोई और चीजें हो भी सकती है, तो वो अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया की बच्ची थी जिसको ट्रांसप्लांट किया गया अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के बारे में, और बाद में पता चला कि यार इसके साथ तो सिकल सेल डिसीज भी ठीक हो गया। तो ये ऐसे एक पहले सक्सेस स्टोरी थी। अब ये जो पावर पॉइंट मैंने बनाया है, ये बहुत हाई एंड पावर पॉइंट है सिकल सेल ट्रांसप्लांट के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम
ज्यादा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सब फैमिलीज है, इतना ज्यादा कंसंट्रेट करने की बातें हम लोग को क्वेश्चन आंसर सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक है। सो जब ये ट्रांसप्लांट है उसके पहले तो हमें इंडिकेशंस देखने हैं। ठीक है। इंडिकेशंस मतलब कि किस चीजों में सिकल सेल डिसीज में ट्रांसप्लांट एक्चुअली लगना चाहिए। ठीक है। और जो मैंने पहले बताया कि क्यों ट्रांसप्लांट करना चाहिए, उसमें अगर आप देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में आप इंडियन डेटा देखो, यूएसए डेटा देखो। अब यूएसए में तो बहुत अच्छा सपोर्टिव केयर माना जाता है, बट 30 से 40 मैक्सिमम अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीने में मैक्सिमम लोग। ये हर एक के लिए नहीं है। सिकल सेल डिसीज हमें पता है ये मेटल डिसीज है। इसमें ऐसे है जो एक फैमिली में दो भाई बहन है या फिर दो बहनें या दो भाई है, उनमें एक को बहुत सीवियर वेरिएंट रहता है, एक को माइल्ड रहता है। ये बताना बड़ा मुश्किल है, तो सबके लिए लागू नहीं होता। बट अगर आप देखेंगे तो ये ओवरऑल अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 38 to 40 ईयर्स है। ओवरऑल देखा तो 60 ईयर्स के भी लोग हैं, कुछ कुछ लोग उसमें भी अच्छा कर रहे हैं, बट ओवरऑल वो ऐसा है ना? तो इसलिए ट्रांसप्लांट की जरूरत हो सकती है। दूसरी चीज है, बहुत लोगों में देखा जाता है कि साइलेंट सेरेब्रल इन्फार्क्शंस बहुत कॉमन है। हमें स्ट्रोक तो दिखाई पड़ता है कि भाई किसी को पैरालिसिस हो गया, जो 3 से 5% बच्चों में सिकल सेल डिसीज में हम देखते हैं। बट साइलेंट सेरेब्रल इन्फार्क्ट के बारे में क्या? बच्चे स्कूल में अच्छा नहीं कर रहे, पुअर ग्रोथ है, प्रॉपर समझ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में ये साइलेंट सेरेब्रल इन्फार्क्ट छोटे छोटे माइक्रोस्कुलर डैमेज के साथ होता रहता है। ये भी कंसिडरेशन हमने देना चाहिए। ठीक है। फिर हमें पता है कि भाई हाइड्रोक्सूरिया एक ऐसा ड्रग आया जो इतना वंडरफुल काम करता है सिकल सेल डिसीज में कि चेंज, इसने पूरा गेम चेंज कर दिया सिकल सेल डिसीज में, है ना। इट इज अ बून। हाइड्रोक्सूरिया के कारण इतने इंप्रूवमेंट है। हम लोग ट्रांसप्लांट इसलिए हाइड्रोक्सूरिया के बारे में बात नहीं, क्योंकि हाइड्रोक्सूरिया में करेंगे तो एक पूरा सेशन ही उसमें निकल जाएगा। इतना डिटेल्स हम हाइड्रोक्सूरिया के बारे में बात कर सकते हैं, बट क्वेश्चन किसी को है तो हम जरूर आंसर करेंगे। फिर और नई भी डिसीज ड्रग्स आई, एल ग्लूटामीन, वॉक्सोलेटॉर, क्राइजोलिजुमाब। बट ये जो सारी ड्रग्स नहीं आई है, इससे परमानेंट क्योर ही नहीं होता, ये डिसीज मॉडिफाई कर सकता। कि भाई बहुत तकलीफ है तो उसको 50-60% वेनोक्लियो क्राइसिस कम कर सकते हैं, या फिर फुल क्राइसिस कम कर सकते हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म है इनके, सिर्फ क्राइसिस कम नहीं करता, हीमोग्लोबिन एफ बढ़ाता है। ऐसे ये अलग तरीके से काम करते हैं, बट कोई भी परमानेंट क्योर करने में सक्षम नहीं है। तो हमें पता है कि सबसे बेस्ट अभी तक का जो ड्रग है वो हाइड्रोक्सीरिया। अभी अभी तक के कितने भी नए ड्रग आए, बट हाइड्रोक्सीरिया इज द बेस्ट ड्रग, इजीली अवेलेबल, अभी अफोर्डेबल, और कई ड्रग्स है जो इसमें अंडर इवेल्युएशन है। बट ये सारी जो थेरेपी मैंने बताई ये क्यूरेटिव नहीं है, परमानेंट क्योर हम इसको नहीं कर सकते, इनको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। कुछ हद तक काम करेगी, कभी कभी नहीं करेगी। और ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है। अपने कोई भी इसका एक वक्त ऐसा आता है कि भाई कोई ड्रग काम नहीं करता है ना, और हमें लगता है कि देयर इज नथिंग रिमेनिंग, है ना। बट नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिकल फील्ड इतना एडवांस हो चुका है कि हर चीज के लिए अभी इलाज मौजूद मौजूद है ना। सो देर इज ऑलवेज अ स्कोप कि कहीं कुछ ना कुछ हम नया कर सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं। सो क्या है? पहला बेहतर है हिमेटोपोटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, या जो हम कॉमन टर्म्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जिसको बोलते हैं। फिर हिस्ट्री, मैंने बताया था कि हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। ये जो बच्ची के बारे में मैंने बताया, 8 साल की बच्ची थी जिसको माइलॉइड कैंसर था, और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद ये बच्ची पूरी अच्छी अच्छी हो गई। फिर उसके बाद बहुत स्टडीज हुई उसमें, है ना। साइंस एडवांस होते गया, अलग अलग तरीके की उसकी ट्रांसप्लांट की रेजिमेंट्स ली गई, और उसको बेहतर आउटकम कर करके 90% सक्सेस रेट तक लाया गया। तो जो पहले लोगों ने सोचा था कि कैसे लोगों को ट्रांसप्लांट करना चाहिए सिकल सेल डिसीज में, खास करके 16 साल के अंदर, है ना, एज पे हम आएंगे कि क्यों हम बोलते हैं। और खास करके अगर जिनका एचएलए आइडेंटिकल, मतलब अगर फैमिली में भाई बहन हो जो एएस हो या फिर नॉर्मल हो, या फिर पेरेंट्स एएस और वो अच्छे हो, और उनका एचएलए, एक हमारा जेनेटिक एचएलए सबको जानते हैं आजकल, इतना अवेयरनेस है कि सबको पता है एचएलए क्या है ना। एक जेनेटिक टेस्ट है जो
अगर मैच हो जाए तो बेस्ट डोनर है। और अगर नीचे में से कोई भी एक चीज है, किसी को स्ट्रोक हुआ है या फिर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है जो 24 घंटे तक चला, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है जिनको बार बार एडमिशन लग रही है, क्योंकि पता है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में कभी कभी निकलना मुश्किल होता है, सीवियर वो रहते हैं। रिकरेंट वेसोक्लूसिव पेन, हर साल में अगर 2 से ज्यादा सीवियर पेन रहे, एडमिशन लगे तो, या फिर न्यूरो साइकोलॉजिकल और एबनॉर्मल सेरेब्रल एमआरआई, मैंने बताया कि किसी को साइलेंट सेरेब्रल इन्फार्क्ट है, हमको पता है कि इसको आगे जाके स्ट्रोक होने वाला है। सिकल लंग डिसीज, जिसमें कुछ हद तक लंग खराब हो गए हैं, किडनी अफेक्ट हो गई है, रेड किडनी में आईज अफेक्ट हो चुकी है, या फिर मल्टीपल एटलीस्ट 2 जॉइंट्स में ऑस्टियोनेक्रोसिस है, फिमोरल हेड नेक्रोसिस है, या फिर ब्लड लगाते हैं उनको और मोर देन 2 एंटीबॉडीज है। ये सब चीजें इनिशियली ली गई, ये सबसे पहले इंक्लूजन क्राइटेरिया था। फिर कुछ ये ड्रग्स है, इसमें आई थिंक ये अपना यहाँ डिस्कशन का विषय नहीं कि किस तरीके से हम कौन से ड्रग्स चेंज करते हैं और किसके कारण होता है। फिर अपने खुद शालिनी शिनॉय और लक्ष्मणन कृष्णमूर्ति सर है ना, डॉक्टर गौतम जी जानते, शायद आप भी जानते होंगे, ये इंडियन से हमारे, जो हम इनसे डिस्कस करते रहे चीजें। उन्होंने एक पेपर लिखा जिसमें पता किया कि क्या और कर सकते हैं, है ना। उन्होंने भी मोर और लेस लगभग सेम रखा है कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स है तो हम ट्रांसप्लांट इनमें कर लेना चाहिए। ये सारे डिसीजेस है, बहुत सारे ट्रांसप्लांट प्रक्रिया है जिसमें लोगों ने सब, साइंस ऐसा ही इवॉल्व होता है कि हमने पहले ये करके देखा, फिर वो करके देखा, कैसे बेहतर किया जा सकता है, ऐसा। तो ये सारे आई थिंक आपके मतलब ये डिस्कशन के आउट ऑफ स्कोप है इसमें, बट अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। फिर पहले ये डिस्कस कर लेते, फिर मैं ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया समझाऊंगा लास्ट में कि क्या इजीली होती है, मतलब पेरेंट्स के लिए समझना है या फिर बड़े लोग हैं पेशेंट्स खुद उनको समझना है। सो जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैंने बताया, पहले तो हम देखते हैं एचएलए मैच है पूरा। तो ऐसा ही ये पूरा हिस्टोरिकल हुआ कि भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर सिकल में करना है तो मैच है तो बहुत अच्छी बात है, फैमिली में हो या भाई बहन हो या फिर कोई मम्मी पापा हो, कैसे भी हो सकता है। तो ये, बट अब अपने को पता है कि फैमिली मेंबर्स रहते कितने और एचएलए मैचिंग का चांस कितना है। अगर एक ही सिबलिंग है तो सिर्फ 25% चांस है उससे एचएलए मैच होने का। ठीक है। तो ऐसे में सोचा गया कि फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर ऐसी रजिस्ट्रीज है, जैसे ब्लड बैंक से ब्लड मिलता है ऐसे रजिस्ट्रीज है जिसमें डोनर्स रजिस्टर्ड होते हैं। उसमें से हम हमारा एचएलए नेट पे डाल के ढूंढ सकते हैं कि कोई ऐसा डोनर है जो इससे पूरा मैच होता हो। तो ऐसे किया गया, और ट्रांसप्लांट इनिशियली सक्सेस रेट बहुत अच्छे नहीं थे, बट धीरे धीरे प्रोटोकॉल्स चेंज करते गए, कुछ मॉडिफिकेशंस करते गए, उसका भी रिजल्ट लगभग मैच सिबलिंग जैसा आने लगा। डोनर इसका अलग होता है थोड़ा, ट्रांसप्लांट प्रोटोकॉल अलग होता है, कॉस्ट में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो रजिस्ट्रीज है वो लगभग 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करती है रजिस्ट्री। डोनर को कुछ नहीं मिलता, डोनर वॉलेंट्री होता है, हम लोग कोई भी डोनर बन सकते हैं। फिर अब मर्ड में भी देखा जाए तो 50 से 60% लोगों को ही एचएलए मैच मिल सकता है। तो ऐसे में और क्या ऑप्शन है, कुछ लोगों को बहुत ही सीवियर सिकल होता है जिसको हमको ट्रांसप्लांट किए बगैर नहीं जम सकता, चाहे वो मैच सिबलिंग अवेलेबल हो या नहीं। उन लोगों के लिए, वो जो हार्डली 1 to 2% सिकलर्स होते हैं, उनके लिए फिर 50% मैच का भी डिस्कशन हुआ, हैप्लोइडेंटिकल ट्रांसप्लांट। फॉर्चुनेटली मैं एक उसमें से हूँ जो हम इंडिया में खास करके 50% मैच ट्रांसप्लांट पे भी हमने कुछ बहुत पेपर्स लेके इंटरनेशनली पेपर्स लिखे हैं, डॉक्टर गौरव खारिया है दिल्ली में, और हम है जिसमें 50% मैच पे भी बहुत सारा रिसर्च किया है। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स होते थे जिनमें कुछ भी नहीं कर सकते, अपने पास हाइड्रोक्सीरिया दे दिया, मल्टीपल एपिसोड्स एडमिशन होते रह रहे हैं, स्ट्रोक हुआ है किसी को, और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, अगर नहीं करते तो हम उसको नहीं निकाल पाते, बचा पाते। तो इसमें वो काफी रिसर्च हुआ, पर्टिकुलरली ईबीएमटी ग्रुप, यूरोपियन बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वहाँ रिसर्च हुआ। उस बेसिस पे हमने इंडिया में शुरू किया, और उसमें हमने कुछ नए प्रोटोकॉल्स डिवाइस किए जो इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोटोकॉल्स डिवाइस हुए। तो इसमें भी देखा जाए तो आउटकम्स धीरे धीरे इंप्रूव होने लगे, है ना। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि 50% मैच करना ही चाहिए, नहीं। 50% मैच तभी किया जाता है जब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता पेशेंट को बचाने का।
उसी वक्त हम ये करते हैं, उसको क्लिनिकल ऑप्शन बोलते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट हो उसमें दो तरह की ट्रीटमेंट, एक तो होता है स्टैंडर्ड ऑफ केयर कि भाई ये है तो ऐसा करना ही है। अगर सिकल सीवियर है और अपने इंडिकेशंस में बैठता है तो ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए। एकदम फिनोमिनल 90 to 95% सक्सेस रेट है उसका, पूरे लाइफ के लिए ठीक हो जाते। बट अगर उसके वो है नहीं है और फिर कुछ पेशेंट्स को नहीं हो रहा तो उनको ही हम सिर्फ क्लिनिकल ऑप्शन के तौर पे मड या फिर हैप्लोइडेंटिकल ट्रांसप्लांट सजेस्ट करते हैं। तो उसका भी धीरे धीरे आउटकम अच्छा होता गया। ये हमारा खुद का पेपर है जो हमने नया प्रोटोकॉल अपोलो प्रोटोकॉल नाम से डिवाइस किया। 50% मैच में भी हमने 88% सक्सेस रेट दिया है, जो 90% सक्सेस रेट मैच सिबलिंग में है। तो ऐसे प्रोटोकॉल्स डिवाइस में जिसमें इवन 50% मैच में भी किया जा सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं कुछ होता है, तो ऐसा नहीं है, सबके लिए एक ऑप्शन है ना। फिर टी सेल डिप्लीशन नाम का एक टेक्निक होता है जो अलग टाइप का ट्रांसप्लांट होता है, यूजुअली सिकल में इतनी इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है। फिर लगना है कौन सी ड्रग्स यूज करनी है, इस पे डिस्कशन हुआ। फिर इनिशियली क्या होता था कि सिकल सेल डिसीज में ग्राफ्ट फेलियर बहुत था, ट्रांसप्लांट करते थे बट फेलियर होता था। उसकी नई नई टेक्निक्स पता की गई, और ऐसे हिस्टोरिकली सामने आके अभी करंट सिचुएशन में हम हैं जहाँ पे आउटकम्स बहुत ही अच्छे हैं सिकल सेल डिसीज ट्रांसप्लांट में, खास करके मैच सिबलिंग अगर है और सीवियर सिकलर है तो आउटकम्स 90 to 95% सक्सेस रेट के साथ अभी किया जा सकता है। फिर ये गाइडलाइंस है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हिमेटोलॉजी की, जहाँ पे सिकल सेल डिसीज के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही अच्छा स्लाइड है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले तो हमें देखना है कि सिकल सेल डिसीज सीवियर है या नहीं। अगर सीवियर डिसीज है और सिकल में पेरेंट्स को होना चाहिए इंटरेस्ट है सिकल सेल डिसीज के ट्रांसप्लांट में, अगर एचएलए टाइपिंग मौजूद है, मैच डिसीज में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल डिस्कशन में कि क्यों हम सिकल सेल को अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम या फिर सिक्वेस्ट्रेशन के लिए वेट करें। अगर मैच सिबलिंग है और ट्रांसप्लांट आउटकम 90-95% सक्सेस रेट के साथ लाइफ नॉर्मल जिया जा सकता है, तो क्यों हम पेश को बच्चे को वेट करें कि उनको पॉजिटिव नेक्रोसिस हो या फिर स्ट्रोक हो, सिकल से लंग डिसीज हो जो रिवर्स नहीं हो सकता। फिर ट्रांसप्लांट तो हम कर लेते हैं बट उसको फिर से अगर दोनों जॉइंट्स खराब है तो उसको ट्रांसप्लांट कभी ना कभी एक लाइफ में लगने वाला है। या फिर स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस इंप्रूव करने का काम ट्रांसप्लांट नहीं करता। ट्रांसप्लांट फर्दर एपिसोड्स प्रिवेंट करेगा, बाकी लाइफ करेगा। सो ये चीजों तक रुकना है कि नहीं, इसका बड़ा डिस्कशन है कल पे इंटरनेशनली, ईबीएम यूरोप में हो या यूएस में हो। और इसलिए उसके जो करंट गाइडलाइंस है वो बोलते हैं कि अगर मैच सिबलिंग है पूरा 12/12 मैच और आउटकम 95% है तो फैमिली से डिस्कस करो। फैमिली को लगता है कि नहीं हम आउटकम अच्छा है तो जा सकते हैं, कॉस्ट कम रखती, सक्सेस रेट एकदम फिनोमिनल है, तो कर लो ट्रांसप्लांट। एचएलए मैच है, आप ट्रांसप्लांट के साथ जा सकते हैं। तो सीवियर डिसीज है तो करना ही है, और नहीं है तो कंसिडर, मतलब इट इज आफ्टर डिस्कशन ऑफ डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स कि भाई ऐसा सक्सेस रेट है, वी कैन कंसिडर। ये नया इंडिकेशन आया है। फिर सीवियर डिसीज में तो है ही मैच सिबलिंग करो, अगर मैच सिबलिंग नहीं है तो मर्ड करो, मर्ड नहीं है तो इवन अगर बहुत ही सीवियर है तो वो एज अ क्लिनिकल ऑप्शन, बट ऐसे सेंटर में करो, ऐसे व्यक्ति से करो जो सिकल ट्रांसप्लांट में एक्सपर्ट है। ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। सो ओके, तो एक केस के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, एक 8 साल का बच्चा जो 1 साल में कहीं डायग्नोज हुआ था, बच्चों किसी पीडियाट्रिशियन के पास हाथ पैर का दर्द लेके गया था। हाइड्रोक्सीरिया शुरू नहीं किया गया था, मेरे पास 3 साल में आया। रिपीटेड वीओसीस के बाद फिर हाइड्रोक्सीरिया किया, हमने डोज ऑप्टिमाइज किया, बट उसके बावजूद हर साल में 2 फॉर्चुनेटली फुल से, तो हम लोग ट्रांसप्लांट एडवाइस किया। डोनर सिकल सेल ट्रेट था, ठीक है, और बहुत इजीली उनका ट्रांसप्लांट होके दे आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। अब दूसरा देखो, एक 11 साल का बेबी मेल चाइल्ड, हाइड्रोक्सीरिया से वो 9 साल तक बिल्कुल ही तकलीफ में नहीं था, कुछ तकलीफ नहीं, हाइड्रोक्सीरिया से वेल मेंटेन, बट सडनली देखो आप, डिस्पाइट बीइंग ऑन हाइड्रोक्सीरिया 9 इयर्स पे उनको स्ट्रोक आया, सीधा स्ट्रोक से प्रेजेंट हुआ। उसके बाद 2 साल में एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम 2 बार हुआ, और 3 साल एवरी एटलीस्ट 3 एपिसोड्स लिवोसिस के हुए। और उनकी एक सिबलिंग थी जो अर्ली उसके पहले एक बड़ी बच्ची 12 इयर्स पे उनकी अनफॉर्चुनेटली वो शांत हो गए थे।
तो ये अलग अलग केसेस क्यों लिए मैंने, क्योंकि आपको पता है ये कुछ कुछ लोगों को बिल्कुल अर्ली एज में तकलीफ ज्यादा रहती है, कुछ लोगों को कुछ नहीं रहता सिकल में, और ये आप सब जानते हैं, है ना। गौतम जी बहुत इससे अच्छे से वाकिफ है कि इतना वेरिएशन है प्रेजेंटेशन में कि हमें पता होना चाहिए कैसे होता है। तो ये देखेंगे आप, तो स्ट्रोक है एट 9 ईयर्स, तो इंडिकेशन ऑफ ट्रांसप्लांट है, ठीक है। इनके लिए हमने मैच सिबलिंग नहीं था तो मर्ड के साथ भी हम गए, क्यों, क्योंकि देखो आप देखेंगे इसको, स्ट्रोक हुआ और उसके बाद सीवियर सिग्निफिकेंट सिम्टम्स है डिस्पाइट हाइड्रोक्सूरिया। सो इनमें करना ही था, क्योंकि हमें पता है एक बार स्ट्रोक हुआ सिकल में तो बार बार होते रहता है और लाइफ क्रिपल हो जाता है बिल्कुल। तो मर्ड ट्रांसप्लांट किया गया, ये कंडीशनिंग है, ये आपने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अभी 3 साल हो गए, एब्सोल्युटली अच्छे हैं। एक और हमने मर्ड किया था 15 साल की बच्ची, जिसको मल्टीपल, 15 साल काफी उम्र थी उनकी, बट उनको इतने सीवियर ट्रांस होते, एवरी ईयर 3 to 4 एपिसोड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलर लगता था, हर 2 महीने में लगता। हिमोलिटिक क्राइसिस होते, बिलीरुबिन उसका 12-13 हमेशा रहता, इवन ज्यादा होता। उसको स्प्लीनेक्टोमी करनी पड़ी थी, कोलेसिस्टेक्टोमी करनी पड़ी थी उसको। हमने मर्ड ट्रांसप्लांट किया, मैच रिलेटेड दोनों, और वो अभी मेडिकल स्टूडेंट है ना, इंडियन पेशेंट ही हमारी, अभी वो मेडिकल स्टूडेंट सेकेंड ईयर में कर रही है। तो ऐसे कई सारे पेशेंट की स्टोरीज है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, बट सबको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। हमने डिस्कस ट्रांसप्लांट इसलिए किया क्योंकि हमारा टॉपिक है, बट अगर हम प्रॉपरली मैनेज करें सिकल सेल डिसीज को तो ट्रांसप्लांट की मैक्सिमम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि नहीं सर हम ट्रांसप्लांट करना है, ऐसा नहीं रहता है ना। खास करके मड ट्रांसप्लांट या फिर हैप्लो, बहुत कम लोगों में ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, मैं बोलूंगा 5 से 10%। अभी थोड़ा इंडिकेशंस ब्रॉडन हुए हैं, क्योंकि अगर मैच फैमिली में है तो सब में कर लेना चाहिए, ऐसा करंट इंडिकेशंस है। अभी नेक्स्ट जो भी गाइडलाइंस आएगी उसमें यही आएगा, है ना, जो अभी मैंने लास्ट आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा भी है कि अगर बहुत ही सीवियर है, नहीं मैच मिल रहा, तो भी हम ऑप्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसप्लांट के बारे में। जीन थेरेपी हमारा टॉपिक नहीं है, जीन थेरेपी एक और ही डिस्कशन का विषय है। जीन थेरेपी भी एक ऐसा एक टेक्निक है जिसको हम परमानेंटली क्योर किया जा सकता है, जीन थेरेपी और जीन एडिटिंग। अभी इंडिया में उसके हैं कुछ ट्रायल्स, बट अभी बहुत इन्फेंटाइल स्टेज में है। जो वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है उनका कॉस्ट बहुत है, वो हम अभी, और उसका लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है, जैसा डेटा ट्रांसप्लांट का है कि हम 30 साल से करते आ रहे हैं और अभी तो आउटकम्स इतने अच्छे हैं जो हम फुल प्रूफ बता सकते हैं, वो भी आएगा। तो इसके साथ हम आशा करते हैं कि ट्रांसप्लांट भी सेफ और सेफ होता जाएगा, जो 5% रिस्क है वो भी कम हो जाएगी, जीन थेरेपी में भी जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगी, और हम सिकल सेल डिसीज को जड़ से मिटाने में अवेयरनेस एक, सब मिलके, मैं, हम हेमाटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, फिजिशियंस, इतनी अच्छी एनजीओज है जो इतनी हेल्प कर रही है, और आप लोग, सबसे अहम है सिकल सेल डिसीज की फैमिलीज, उनको बाहर आना जरूरी है उनको। क्योंकि हम देखते हैं अभी भी, अब मैं नागपुर में 2 साल से शिफ्ट हुआ हूँ, कि इतना अभी भी अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस होने के बावजूद भी जो प्रॉपर गाइडेंस दिया है उसको फॉलो नहीं किया जाता। ये एक बहुत दुखद चीज मुझे लगती है, पर्टिकुलरली फ्रॉम फैमिली साइड। हम समझते हैं कि फैमिलीज में काफी इश्यूज रहते हैं, सोशल स्टिग्मा है, बट इससे हमको बाहर आना पड़ेगा, अपनी रिलेशन से, अपनी फैमिलीज है, इससे हमको बाहर निकलना है। सिकल सेल को अगर हमको रियली हराना है तो खुद होके फैमिलीज को बाहर आना पड़ेगा। कितनी एनजीओज है, कितने हिमेटोलॉजिस्ट बताए, बट जब खुद फैमिली, खुद पेशेंट्स बाहर आएंगे और ये सब चीजें शेयर करेंगे लोगों से, तो हम सिकल का अवेयरनेस, सिकल सेल डिसीज का इंसिडेंस, प्रिवेलेंस और परमानेंट क्योर, ये सब में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। इसके साथ में आई थिंक हमारे डिस्कशन का टाइम भी कम है, तो जो भी कुछ क्वेश्चंस है वो हम लेना चाहेंगे कुछ समय में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स है वो प्लीज एक एक करके अपने क्वेश्चन करें, क्योंकि सर को आगे ट्रैवल करना है। तो हमारे पास सर कितना मिनट है सर आपके साथ में, पूछिए, और ताकि सबके क्वेश्चन हो जाए, एक एक करके प्लीज। हेलो सर। नमस्ते। हेलो। हेलो, आवाज आ रहा है हेलो। मैडम? आ, सर, सिकल सेल की वजह से ब्रेन में ओसीडी हो सकता है क्या? क्योंकि देखो मुझे ओसी, ओसीडी के सिम्टम्स बताए हैं। ओके, दो चीजें हैं बेटा। ओसीडी कैसा है ना, ओसीडी दोनों ऑर्गेनिक भी रह सकता है और साइकोसोशियल भी रह सकता है, दोनों तरह के होता है, स्पेसिफिक। सो हम्म। ब्रेन में देखो, सिकल सेल डिसीज क्या करता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स कहीं पे भी कर सकता है।
तो ऐसे कुछ एरियाज इन्वॉल्व हो गए जो स्पेसिफिक चीजें करता है, तो ये हो सकता है। बट यूजुअली ओसीडी ऐसा सिकल सेल डिसीज में स्पेसिफिकली नोन नहीं है, बट बिल्कुल हो सकता है, अच्छा। क्योंकि कैसा है, क्रोनिक डिसीज है। करेक्ट, ये कोई भी क्रोनिक डिसीज हो, ना सिकल सेल हो, थैलेसीमिया हो, अस्थमा हो, जिनको क्रोनिक डिसीज होता है, उनमें ये सब डिसीज, ये चीजें होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो वो एक रीजन के साथ हम इसको देख सकते हैं। और एज अ डिप्रेशन वगैरह ब्रेन से रिलेटेड बिल्कुल कोई। वही बताया मैंने ना, इसके दो चीजें रहती है, ऑर्गेनिक कॉज जिसमें अगर कोई स्पेसिफिक एरियाज ब्रेन के इन्वॉल्व हो, या फिर क्रोनिक डिसीज है ये, जिसका देखो सभी को लगता है मुझे ही क्यों, है ना, ये नॉर्मल चीज है। सिकल सेल डिसीज क्रोनिक है, जिसको हमें लगता है कि भाई हमारे साथ वाला ये कर पा रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो माउंटेनियरिंग कर पा रहा है, वो हिमालय चढ़ पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा। ये जो चीजें रहती है ना, इससे ये चीजें हम सोच सोच के ऐसा हो सकता है, जरूर हो सकता है। और कोई भी क्रोनिक डिसीज में, सिर्फ सिकल में नहीं है, कोई भी क्रोनिक डिसीज में देखने को मिलता ठीक है सर, थैंक यू। है जी। थैंक यू सर। Next, please. हेलो। हेलो, हेलो। नमस्ते। नमस्ते सर। हेलो, बोलू का? हाँ बोला ना, प्लीज बोला। माझा मुलगा ना 24 वर्षांचा आहे. ओके। तर त्याच्यासाठी होऊ शकेल का हे बोन बघा मॅरो याच्यामध्ये ना, मॅरो बघा ना ही गोष्ट, सो ट्रांसप्लांट के बारे में कैसा है मैडम, जब भी अब 24 साल का बच्चा है तो हमको सब कुछ देखना पड़ता है। डिस्कशन या डिसीजन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रियली इंडिकेशन है या नहीं, उस एज में क्या ऑर्गन स्टेटस फंक्शन है, कर सकते, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, इस उम्र में भी हमने किया और सक्सेसफुल भी है। बट सब कुछ देखना पड़ता है, किडनी फंक्शन परफेक्ट है कि नहीं, ये सब सोच के, मैच है क्या नहीं। सबसे पहले इस एज में तो मैच के सिवा ट्रांसप्लांट सोचना ही नहीं चाहिए। हम मॅच लोग जो नहीं है है सर. बिलो बिलो 30% ही है. नहीं नहीं, तो फिर एज में वो ज्यादा अच्छी सलाह नहीं होगी ट्रांसप्लांट के साथ और बहुत ही ज्यादा सीवियर है कि उसके सिवा कर ही नहीं सकते, तो उसको इवेल्युएट करके डिस्कशन कर सकते हैं। ये ओके. और फोरम जो जीन है ना थेरेपी में कोई हमारा, प्रोग्रेस नहीं है ना अभी? किसमें? जीन जीन थेरेपी जीन में. थेरेपी में प्रोग्रेस है, बट जीन थेरेपी अभी एट प्रेजेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उसका कॉस्ट ह्यूमंगस है, ये प्रॉब्लम है। ओके. जी। ठीक है सर, थैंक यू. हेलो। 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 हाँ सर। हाँ बताइए ना प्लीज। हेलो। हाँ मैडम, बोलिए प्लीज. हेलो। हाँ बताइए ना, रितेश जी सर। बताइए प्लीज। जी। सर मैं एक 3 साल का बच्चा है, हाँ और जो गौरव खारिया सर के भी कंसल्टिंग में है, बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टेड फॉर बीएमटी। यस। लेकिन सर एचएलए मैचिंग जो है ना, पेरेंट्स से 6, ऐसा उन्होंने बताया, 6, 50% है, हाँ। 50% है। तो सजेस्टेबल है सर 3 इयर्स का बेबी? 50% तो उसमें डिपेंड करता है, जी। मैंने जो बताया ना, इंडिकेशन में बैठता है कि नहीं। 3 साल का अगर मैच है तो कर लेना चाहिए, बट हैप्पो के लिए हमें हर चीज देखनी पड़ती है। तो वो डॉक्टर गौरव देख रहे हैं, तो उनको पता है ना, डॉक्टर गौरव और हम कई साल काम कर चुके हैं साथ में, तो वो सर इंडिकेशन इसमें है क्या नहीं, वो देखना बहुत जी जरूरी है। सर इसमें एक चीज और भी है, कि ये आफ्टर बीएमटी फिर से सिकल सेल आ सकता है, इसकी भी संभावना है ना? नहीं, बहुत कम और संभावना है। कॉम्प्लिकेट। जी। देखो कोई भी ट्रांसप्लांट बड़ी चीज है, तभी इसीलिए इंडिकेशन रहती है कि ऐसा है तो ही करना है। मैच सिबलिंग में 90% सक्सेस है, मतलब 10% वो वापस आ सकता है, 2 से 5% रिस्क टू लाइफ हो सकती है, कई सारी चीजें होती है। फिफ्टी और परसेंट सर मतलब ये डेफिनेटली ज्यादा है। जी, और सर स्टेरलाइट जोन जो है 3 से 6 महीने, उसको जो रखना है, इसके लिए बेस्ट हॉस्पिटल और जगह कहाँ पे सुटेबल है सर इंडिया में? क्या क्या नहीं समझा, मुझे सॉरी। सर इंडिया में कौन सी जगह ठीक है, क्योंकि के ये लिए बीएमटी के लिए। इंडिया में बहुत सारी जगह है, हर जगह वो ट्रांसप्लांट होते हैं, इवन हम नागपुर में करते हैं। ऐसे बेस्ट जी। जगह नहीं होती, हर जगह ट्रांसप्लांट होते हैं, वहाँ पे वो डिसीज का ट्रांसप्लांट करने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। ओके सर, तो आफ्टर जो ट्रांसप्लांटेशन है उसके कॉम्प्लिकेशन, जैसे पूरी इम्यून सिस्टम खत्म हो जाती है, और उसको वापस आने के लिए ड्यूरेशन, जो एक हाँ, जी।
तो वो तो उसी ड्यूरेशन में जो महीने भर के लिए रहता है एडमिशन, उसके बाद 2 से 3 महीने हॉस्पिटल के आजू बाजू में रहना पड़ता है, बाद में वो ठीक हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम चेंज ओके। होती है, खत्म नहीं होती, वो सिर्फ टेम्पररी हमको पेशेंट के इम्यून सिस्टम को दबा के डोनर का सैंपल, डोनर के स्टेम सेल्स देने पड़ते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं बाद में। ओके, थैंक यू सर। या नेक्स्ट प्लीज। सर अ, अ, सर आवाज आ रही है? हाँ, बताइए ना प्लीज। सर 11 साल का बेटा है, तो कोई भाई बहन तो नहीं है। जी हम लोग माता पिता ही HLA टेस्ट कराए थे, जी। तो मेरा से 12/9 किया है मैच, तो क्या हो सकता है सर बोन मेरा? मैंने बताया ना आपको, देखो ये 9/12 मतलब वो कोई खास मायने नहीं, वो 50% मैच जैसा ही है, ठीक है, वो मैच नहीं जी है। जी सर। तो इसमें ट्रांसप्लांट करना डेफिनेटली रिस्की होता है, बट इंडिकेशन सब देख के करना पड़ता है, ठीक है। करने के लिए तो मैंने बताया कर जी सकते हैं, सर। बट जरूरत है या नहीं, कितनी सीवियरिटी है, वो करके फायदा होना चाहिए, वो उसका प्रमाण है या नहीं, वो है तो जरूर किया जा सकता है, ऐसा है। और वो ऐसे इस फोरम में बताना बहुत मुश्किल है, उसको पूरा आधा घंटा हम स्टडी करते हैं पेशेंट को, उनकी पूरी फाइल देखते हैं जन्म से, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट, खास करके 50% मैच है ना जो आपका है, ऐसा है। जी सर। नेक्स्ट। सर ये ट्रांसप्लांट में प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और टोटल ट्रांसप्लांट करने में कितना खर्चा आता है? तो सिकल सेल डिसीज में अगर बात किए हम, तो इसमें लगभग 3 से 4 महीने आपको ट्रांसप्लांट सेंटर के आसपास रहना पड़ता है, 1 महीने का लगभग एडमिशन होता है, ठीक है। और इसमें खर्चा अगर पूछा जाए, अगर मैच सिबलिंग है तो 15 से 20 लाख तक हो जाता है, अगर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज करना है तो, ठीक है। और अगर हैप्लो करना है या मर्ड करना है तो वो 30 to 35 लाख तक खर्चे जाता है इंडिया में। और सेंटर वाइज थोड़ा अलग होता है, बट मोर और लेस अगर स्टैंडर्ड ड्रग्स यूज करने हैं तो इतना खर्चा आता है। मैच में 15 से 20 लाख में पूरा अच्छे से हो जाता है, लेकिन मैच सिबलिंग में फिर और बहुत सारा है, अगर 20 साल के ऊपर करना है, वजन ज्यादा है पेशेंट का और स्टैंडर्ड ड्रग्स यूज कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट बढ़ता है। बट मोर और लेस 15 to 20 lakhs में मैच सिबलिंग में इंडिया में सब जगह हो जाता है। थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज। सर एक क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप में आया है कि बताइए ना सर। कौन सी एज में रिस्क सही यानी ज्यादा रिस्क नहीं होता और किस एज में रिस्क बढ़ती है? बिल्कुल। 16 साल के अंदर, या फिर इंडिया में 13, हमारा खुद का जो डेटा है वो बोलता है कि 13 साल के अंदर बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे सिकल सेल डिसीज में होता है कि ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट होने लगते हैं, किडनी फंक्शन, ये जो सब हम दवाई देते हैं वो किडनी लीवर पे एक्ट करती है। तो अगर लीवर किडनी अच्छा है, सब अच्छा है, तो आउटकम अच्छा है, इसलिए 16 साल के अंदर बेस्ट आउटकम माना जाता है। जी सर। नेक्स्ट किसी की क्वेश्चन? हेलो। जी जी मैडम प्लीज हेलो। पूछिए। ये मड ट्रांसप्लांट ये क्या चीज है, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, जैसे अगर अपने को किसी को ये ब्लड ग्रुप लगा तो हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप बैंक से ग्रुप ला के देते हैं ना। हाँ हाँ। करेक्ट। तो जैसे हमारे फैमिली में भाई बहन नहीं है किसी को, और आपने को HLA मैच नहीं है, तो हम ऐसी रजिस्ट्रीज है, जैसे ब्लड बैंक है वैसी रजिस्ट्री जहाँ पे डोनर है, जैसे मैं एक खुद रजिस्टर्ड डोनर हूँ, तो हमारे HLA उनके पास रहते हैं, और अगर वो हम गूगल पे डाल के मैच कर गए, तो वहां से हम उनका स्टेम सेल, अगर वो डोनर अग्री करते हैं तो उनसे हम स्टेम सेल्स लेके पेशेंट को दे सकते हैं, उसको हम मड ट्रांसप्लांट, ओके सर। अनरिलेटेड। ओके। जी अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। जी। थैंक यू मैडम। प्लीज और नेक्स्ट क्वेश्चन। हॅलो सर, माझी मुलगी 3 वर्षाची आहे सर. आता बरं 2.5 वर्षाची असताना माहित झालं ऑगस्ट मध्ये आम्हाला सिकल सेल आहे असं. बरं. हा मध्ये ट्रीटमेंट चालू आहे सर मीनाक्षी गिरी मॅम कडे. हा. तर तिला सर सर्दी वगैरे दर 15 दिवसानं वगैरे होते, तर काही काळजी? बघा, सिकल मध्ये कसं असतं, सर्दी तर सशी बाळांना 8 ते 9 वेळा वर्षातनं होऊ शकते, पण यांना थोडंसं फ्रिक्वेन्सी जास्त असते इन्फेक्शन्स होण्याची, बस तेवढंच असतं. रेग्युलर काळजी घेणे आणि व्यवस्थित दाखवत राहणे आपल्या पिडियाट्रिशियनला सफिशियंट आहे.
ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Next, please. हेलो हाँ सर, 40 हाँ प्लस के एज में किया जा सकता है? और एडवाइजेबल नहीं है उतना, बट यस लोगों ने किया है, क्योंकि 40+ ऑर्गन्स बहुत डैमेज रहते, किडनी फेल्यूर रहता, किडनी इंजर्ड रहती, लिवर इंजर्ड रहता, तो इतना रिकमेंडेशन नहीं है, बट लोगों ने ट्राई किए हैं, बट उतना अच्छा आउटकम बच्चों जैसा नहीं है। ओके सर। Thank you, sir. Next, please. सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। लगातार लगातार हाइड्रोक्सिरिया लेने के बाद हम्म। बीएमटी में आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? लगातार हाइड्रोक्सी और बीएमटी का कोई संबंध नहीं है। देखो, सिकल सेल डिसीज में हाइड्रोक्सीरा जैसा कोई ड्रग ही नहीं है आज तक, है ना। हिस्ट्री लॉन्ग, जिन्होंने 15 साल लिया है जब मिनिमम, उनका सबसे बेस्ट आउटकम रहा है। इतना ह्यूज डेटा है सिकल का यूएस यूके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाइड्रोक्सीरा तो लेना ही चाहिए, हाइड्रोक्सीरा नहीं लिया तो बीएमटी में दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम जल्दी खराब होंगे, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Next, please. सर, मुझे एक क्वेश्चन आया था। जी वैसे गवर्नमेंट तो फैसिलिटी नहीं है, तो किसी को कराना है और पैसा है, तो वो कैसा करेंगे? यस, तो ये सबसे जरूरी है ना अपने इसके लिए, जो हम मैं नागपुर में आने के बाद यही कोशिश कर रहा हूँ कि सिकल सेल डिसीज के लिए कहाँ से फंडिंग मिले। सेल जैसे थैलेसीमिया को कोल इंडिया प्रोजेक्ट में डाला गया है, सिकल सेल डिसीज को भी कोल इंडिया प्रोजेक्ट मिलने वाला है, वहाँ की फंडिंग 10 लाख की जो है वो आने वाली है। एक और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सिकल सेल डिसीज को हेल्प करेंगे, बट अभी तो ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है जिसमें कोल इंडिया में सिकल सेल डिसीज आ रहा है। बाकी सीएम प्लस पीएम फंड मिल जाता है 5 लाख, और 10 लाख कोल इंडिया, तो ऑलमोस्ट 15 लाख अगर है तो मैच सिबलिंग ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होने की संभावना है। सर, आ, मैंने सुना है छत्तीसगढ़ में ये भी हाँ, बीएमटी फ्री हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मैंने खुद 2 पेशेंट्स किए हैं सिकल सेल डिसीज के, उनको पूरा कंप्लीट फंडिंग है। 18 लाख फंडिंग सिकल सेल डिसीज के लिए या कोई भी डिसीज के लिए ट्रांसप्लांट के लिए गवर्नमेंट देती है सीएम फंड के तहत। वाह, बहुत बढ़िया ऐसा सर। कोई स्टेट ही नहीं है ना इंडिया में जो 18 लाख पूरा कंप्लीट फंड करता है। वाह सर, क्या बात। सर एक नेक्स्ट क्विक क्वेश्चन क्वेश्चन है प्लीज। मेरे पास। मैं कमल साहू हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी सर जो हाइड्रोक्सी यूरिया कैप्सूल है, तो मुझे काफी वहाँ सिकल सेल इंस्टीट्यूट में कोई कोई पूछते हैं कि वो कैप्सूल को मतलब निकाल के खाना है, उसके अंदर का मॉलिक्यूल की, या पूरा कैप्सूल के साथ खाना है। तो एक थोड़ा सा सिली क्वेश्चन है। अ, नहीं, अ, कोई अ, क्वेश्चन नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को आंसर करने की, देखो आजकल का जमाना ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोल दिया मैंने बोला तो ऐसा होगा। इसके ऊपर स्टडीज हुई है, प्रॉपर स्टडीज हुई है यूएस में, इसके ऊपर बड़े बहुत बड़ी स्टडी हुई है। ये तीन है ना, क्योंकि देखो कैप्सूल का ये होता है कि भाई जो पेट के एसिड से डिस्ट्रॉय ना होके हाइड्रोक्सीरा काम करे, बट तीनों तरीके से ट्राई किया गया। हाइड्रोक्सीरा पूरा कैप्सूल लेना, उसका पाउडर निकाल के देना, या फिर पानी में या दूध में उसको मिक्स करके हाँ देना, तीनों के जी बाद सर, जी इफेक्ट जी। पाया गया है, अच्छे से इफेक्ट पाया गया है। इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप दे सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज तो ये है कि इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। जनवरी ऑनवर्ड सिरप पाउडर, सिरप फॉर्म हाइड्रोक्सीरा का इंडिया में अक्रॉस द इंडिया अवेलेबल होने वाला है। टैबलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। 1 जनवरी तो ऑनवर्ड सर, आपको सिरप मिलेगा। अ, अगर कैप्सूल ले रहे हैं आएगा, सर, तो मतलब प्योर कैप्सूल के साथ ही ले लें, मॉलिक्यूल निकाल के, पाउडर को निकाल के अलग से नहीं लेना, मतलब कहीं भी पूरा तीनों कैप्सूल। तरीके से। देखो आप छोटे 2 साल के बच्चे से हम कभी कभी शुरू करते हैं, तो कैसे देंगे जी सर। कैप्सूल, अपने को निकालना ही हाँ, पड़ेगा, ठीक है। तो ओके अभी ओके। सिरप आ रहा है उनके लिए। हाँ, बाकी एडल्ट अपन कैप्सूल के साथ ले सकते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली, यस। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बट उनको कन्विंस करने के लिए कि इस पे स्टडीज हुई है, रिसर्च है, दे सकते जी हैं हम, जी। काट के दे सकते हैं, पाउडर डिसॉल्व करके दे सकते हैं, तीनों देना है, काम करता है, ओके ओके, प्रूवन है ये, थैंक है ना। यू जी।
थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट प्लीज। हॅलो हॅलो, सर, चंद्रपूर मधून बोलतो. बोला ना. मी थोडं चाललो किंवा धावलो तर थोडं खूप दम येत आहे वय किती आहे? आणि वय आहे माझं 26 26 वर्ष. हा, तर त्याचं कारण आपल्याला शोधावं लागतं. सिकलमध्ये आपल्याला माहित आहे की लंग इंजुरीज राहतात है ना. सिकल लंग स्टेज 1 स्टेज 2 लंग डिसीज आहे, की पल्मोनरी हायपरटेन्शन काही लोकांना होतं. ते आपल्याला इव्हॅल्युएट करावं लागतं सिकलमध्ये. जसं 10 वर्षाच्या वर असतात बाळांना प्रॉपर स्पेशलिस्टकडे दाखवणं गरजेचं असतं. कधी कधी नुसतं हिमोग्लोबिन कमी असतं, काही लोकांना सिक्वेस्ट बऱ्याच इश्यूज असतात. त्याला खूप सारे कारणं असतात. तुला दाखवणं आवश्यक आहे. तुझ्या आणि पिडियाट्रिशियनला सर दाखव. मी मी सर एक हायड्रोक्सिरिया टॅबलेट घेतो 1 दिवसात, तर त्याच्यात वजन किती? वाढवावं लागेल. बिलकुल वाढवावं माझं लागेल. वजन 42 45. बिलकुल वाढवावं लागेल, पण तुला इव्हॅल्युएट करून आहे ना. हायड्रॉक्सिरिया वाढवायच्या वेळेला आपल्याला सर्व व्यवस्थित बघावं लागतं. तुला स्टेज काय प्रॉब्लेम आहे, तुझी WBCs कशी आहे, लिव्हर इंजुरी आहे की नाही, सर्व बघून वाढवू शकतो. ऍक्च्युअली तुझ्या वजनानुसार डेफिनेटली वाढवायला पाहिजे, पण सर्व व्यवस्थित बघून. आणि वेट पण वाढत नाही माझे, ते स्टॉप झालंय खूप. सिकलमध्ये हा बरोबर आहे. तर तू एकदा तुला दाखवणं गरजेचं आहे, कारण तुझं ऑर्गन सिस्टीम सर्व चेक करावं लागतं बेटा. है ना. सिकल कसं एक मल्टी ऑर्गन डिसीज आहे, नुसतं एकच कारण नसतं. तुझ्या फिजिशियनला दाखव, ते बरोबर इव्हॅल्युएट करतील तुला. ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत धन्यवाद कम आपको भी। शब्दों में, सिंपल शब्दों में सब कुछ बताया है। अगली बार हम आपको और अच्छे से सुनेंगे सर। डेफिनेटली। और जी 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 सर, बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद सभी की तरफ से सर। नमस्ते थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।